किस प्रकार से महाराजा भोज को वह चमत्कारी अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है। अद्भुत सिंहासन प्राप्त होने के बाद जब उस पर बैठने चलते हैं तो वह अद्भुत रहस्यमयी 32 पुतलियाँ उन्हें बैठने से रोक देती हैं और वो 32 पुतलियाँ सब एक एक करके अपने वो महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बताती हैं और राजा भोज से पूछती हैं, क्या आपके पास ये गुण है? अगर आपके पास ये गुण है तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। इस तरह से 14 पुतलियों ने महाराजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बताया। अब आगे की कहानी में, आज की कहानी में हम यह जानेंगे 15वीं पुतली सुंदरावती क्या बताती है महाराजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में क्या है। तो चलिए आगे हम जानते हैं 15वीं पुत्री सुंदरावती की जो बताती है उसके मुख द्वारा महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत 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 स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहे होंगे, ज्ञान को बढ़ाए होंगे। दोस्तों, जैसे जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, हमारे परिवार का उतना नॉलेज होता है, उतना ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों, कहानी को सुने, किताबों को पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलिए आगे के भाग में, इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ था जिसका नाम था पन्नालाल। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरालाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। वह जब विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुणकारी है। पन्नालाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के लिए यह रिश्ता पक्का करने के लिए भेज दिया। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा मार्ग था, एक ही मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था। सेठ पन्नालाल के लिए अब बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वह तैयार नहीं था, इसीलिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारियां कन्या पक्ष वाले कर लिए होंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे और जग हंसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण से सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखें। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाला एक रथ है और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित के रक्षा के लिए होती है, और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वह रथ दिलवा दिया।
प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि विक्रम को कैसे धन्यवाद दे। जब वह रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया है कहीं वह कार भीषण वरकफा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी, पानी ही पानी। तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई, उसे सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर हवा में उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने इसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटे तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रस की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा विक्रमादित्य उसका आफत समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार में दे दिया। फिर 15वें पुतली ने जब कहानी सुनाई तो राजा भोज से पूछी, महाराजा भोज, क्या आप में ये गुण है? अगर आप में ये गुण है तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा रुक जाइए। महाराजा भोज थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, अगली पुतली 16वीं पुतली सत्यवती कहती है, रुक जाओ महाराजा भोज, अभी आपके अंदर और गुण होने चाहिए। क्या आपके अंदर ये गुण है? सत्यवती कहती है, अगर नहीं है तो मैं महाराजा विक्रमादित्य के ये गुण बताती हूँ, आप बताइए और देखिए। अगर आपके अंदर ये गुण है तभी आप बैठ सकते हैं, अन्यथा रुक जाइए। फिर सत्यवती बताना शुरू कर दी। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी नौ जानकारी की एक समिति थी जो हर विषय पर राजा को परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय लिया करते थे। एक बार ईश्वर पर वहां छिटी तो मृत्यु लोक की भी बात चली गई। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ईश्वर देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चूंकि वह भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक थे, इसीलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली, उनसे मुलाकात करने की ठान ली। उन्होंने दोनों वेतालों का स्मरण किया। जब वह उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। वेताल उन्हें जब पाताल लेकर गए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्यु लोक से कोई सा शरीर आया है तो वह उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। 4 चमत्कारी रत्न। पहले रत्न में मोह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था। पहले रत्न से
दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र तथा आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व तथा पालकी की प्राप्ति हो सकती थी। चौथा रत्न धर्म, कार्य तथा यश की प्राप्ति कर सकता था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों स्मरण करने पर उपस्थित हुए तथा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हुए। चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की भी सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उसे अपनी इच्छा से एक रत्न लेने को कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी से सारी बात बताई तो तीनों ने तीन अलग अलग तरह के रत्नों में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। विक्रम ने हंसकर उसे चारों के चारों रत्न उपहार में दे दिए। फिर फुलावे पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर एक गुण है? अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान है, इन गुणों से आप युक्त हैं, तो कृपया आप आसन की तरफ पधारिए। फिर महाराजा भोज 2 मिनट सोचने के बाद अपना कदम जैसे बढ़ाते हैं, फिर 17वीं पुतली बोल उठती है, रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आपको और सीखना है, अभी आपकी और परीक्षा ली जाएगी। फिर 17वीं पुत्री विद्यावती कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर महाराजा विक्रमादित्य के एक गुण विद्यमान है? अगर हैं तो ही आगे आप बढ़ सकते हैं। मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप इस आसन पर बैठ सकते। फिर विद्यावती अपनी बताना शुरू करती है। चलिए जानते हैं। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था, उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसीलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत सुनने को नहीं मिलती थी। राजा खुद भी भेष बदलकर समय समय पर राज की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसी ही एक रात जब वह वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक झोपड़ी से एक बातचीत का अंश सुनाई दी पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता। अपने स्वार्थ के लिए वह अपने महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वह अपना परम कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उसकी समस्या के बारे में पूछा तो वह थर थर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। कोई संतान नहीं थी। इस 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न किए, काफ़ी प्रयत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, तरह तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर
30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वह शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्त होगी और हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह यह कार्य अवश्य करेंगे। उन्होंने उसे पूरा आश्वासन दिया। अब रास्ते में उन्होंने वेतालों को स्मरण कर बुलाया तथा इस हवन स्थल तक पहुंचाने के लिए कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काट काट कर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काट कर अग्नि कुंड में अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वह सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगढ़ वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की और उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा दया की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र हुआ। फिर 17वें पुतली कहती है, महाराज राजा भोज, क्या आपके अंदर ये गुण है? अगर आपके अंदर ये गुण है तो कृपया आप अपन आसन पर बैठ सकते हैं। आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। आप आ गया। फिर महाराजा भोज 2 मिनट के लिए थम जाते हैं। फिर एक कदम जैसे आगे बढ़ाते हैं। 18वें पुत्री तारामती कहती है, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, अभी आपको एक और परीक्षा देना है। क्या आपके अंदर ये गुण है? अगर ये गुण है तो आपका आसन आपके लिए। फिर तारामती बताना शुरू करती है। राजा विक्रमादित्य की गुणयाहिता का कोई जवाब नहीं था। वह विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आया। उनका मानना था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, आर्यावर्त में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उससे एक पल भी अलग होने का उसका मन ही नहीं करता। हमेशा वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी बोलने का साहस नहीं करता था, मगर उसके पीठ के पीछे सब उसका उपहास करते। राजा के महामंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि
सब इसी की आलोचना करते, इस बात की आलोचना हो रही। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखता रहना चाहते हो तो उसकी इच्छा सी, उसकी अच्छी सी एक बढ़िया सी तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दें। चूंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है, इसलिए उसका रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र जैसा था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र को बनाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवंत था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नज़र चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जांघ पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल दिखा दिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दे दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकाल कर लाना, सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश करें। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच है। उसने रास्ते में उन जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा लिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लाने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि कलाकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री अपने भवन ले आया तथा चित्रकार वेश बदलकर उसी से साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से जब वह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चित रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर आंखें जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जगे रहना उसे मुश्किल दिख रहा था। अब उसे नींद पूरी तरह से घेर चुकी थी, वह जाग नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। भालू ने अपनी ओर उसे बुला लिया और एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठ जाएगा तो वह जगह कर रखवाली करेगा और भालू सोएगा, और जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे पर भला सोचना चाहिए, एक दूसरे को अपने के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का दोस्त नहीं हो सकता है। अब ये शेर ने भालू को पलझाना शुरू किया। उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा कि आप धक्का दे दो, राजकुमार नीचे आ जाएगा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके, उसे खा सके। मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी तथा कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता।
मैं मनुष्य के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को पापी नहीं बन सकता हूँ। शेर मन मफोर कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई। अब वह सो गया। शेर ने अब राजकुमार को फुफलाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों वह भालू के लिए दुख भोग रहा है। वह अगर भालू को गिरा देता तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू ना जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। तुम कैसे राजकुमार हो, तुम कैसे आदमी हो, मतलब ऐसे शब्दों को प्रयोग किया कि राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। राजकुमार गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आप आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी बाड़ी को खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई हुई बाड़ी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ले। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह से कलाकार ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया कि वह वही कलाकार था जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपने भूल की माफ़ी मांगने लगा तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिणा के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके पंडित्व का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर 18वें पुतले कहती है, क्या महाराजा भोज आपके अंदर एक गुण है? अगर आपके अंदर एक गुण है कृपया आप पधारिए, आपके लिए सिंहासन आपका इंतजार कर। फिर 1 मिनट के लिए महाराजा भोज रुकते हैं। 1 मिनट की और जैसे आगे बढ़ने के होते हैं 19वीं पुतली रूपरेखा कह बैठती है, रुक जाइए महाराजा भोज, आपके अंदर क्या एक गुण है? विक्रमादित्य के एक गुण है? अगर हैं तो आप आगे आइए, अन्यथा इस गुण के बारे में सुन लीजिए फिर आप आगे बढ़िए। दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे रूपरेखा क्या बताती है महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के पूरी कहानी को सुन सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपने परिवार के साथ इस ज्ञान को बांटिए, इस ज्ञान को बच्चों को बताइए। जो इसमें अच्छी बातें हों यार दोस्तों और बच्चों को शेयर कीजिए। कैसे हमारे देश में महान विद्वान, महान राजा हुआ करते थे। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। एक बार फिर पेरेंट्स बोल दीजिए, जय सिया राम।